बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MTS की प्रैक्टिस सीरीज में। जो आज MTS की प्रैक्टिस सीरीज की चौथी क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। क्या है? 36 सेमी लंबे, 22 सेमी चौड़े और 49 सेमी ऊंचे एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखो क्या है, मतलब अगर किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है, यानी कि आयतन सेम होता है। तो हमें इसमें क्या कर देना, घनाभ का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। अब हमें घनाभ के आयतन का सूत्र पता क्या है, L B H, और गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई R Q। ये क्या है, दोनों बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहीं से हम R का मान फाइंड आउट कर लेंगे। चूंकि अब हम L B H का मान रख देंगे, तो हमारा L हमारा कितना दिया है 36, और B भी दिया है हमारा 22, और H दिया है 49, और तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 4/3, पाई का मान हम रख लेंगे 22/7, और R Q तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो 22 से तो सीधे 22 ही कट जाएगा, 4 से हमारा 9 बार ये कट जाएगा। तो सिंपल है ये। हम अब क्या करें, ये ऊपर तो सब ही कट गया, तो ये हमारा 27 गुणा हो जाएगा, और ये 49 × 7 और R Q। अब देखो अगर हम R Q हटाते हैं तो हमारा ये अगर R बराबर का है तो 27 और 343, ये क्यूब रूट हो जाएगा ऐसे। तो हमारे यहाँ से R की वैल्यू पता चल जाएगी। ये 27 से हमारा 3 बाहर और इससे हमारा 7 बाहर, यानी कि R की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, 7×21 सेमी, वही पहुंचा है। आपको सीधे सीधे गुणा नहीं कराना है इसका 49 और 7 का, आप सीधे रखिएगा, क्योंकि ये इसमें क्योंकि इस क्यूब रूट का मतलब है कि 3 पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेगा, यानी 3 में से एक बाहर निकलेगा, यानी 27 3 होता है 3 टाइम्स, और 49 और 7 3 टाइम ये होगा, तो 3 इसमें से 7 बाहर और इसमें से 3 बाहर, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमारा ये कितना होगा 7×21 यानी 21 सेंटीमीटर। बस आपको ये घनाभ और इस गोले का आयतन पता होना चाहिए। ये आपको याद ही रखना है कि ये हमारा घनाभ का आयतन है और ये गोले का आयतन है, बस कुछ नहीं करना। ये मेंसुरेशन से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 को पूर्णतः विभाजित करती है? तो वो संख्या कौन होगी जो सबसे बड़ी, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इससे सबसे बड़ा कॉमन आ जाएगा, सबसे बड़ा वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या दी हैं 150, 270 और 180। तो हम पहले देख लें जो हमें लगता है कि क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, या जो भी हमें पता चले मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। तो पहले तो 10 ही कॉमन दिख रहा, सब में 0 तो हमने 10 क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारा अब ये 15 बचतेगा, और ये 27 और ये 18। अब देख लेते हैं इसमें से क्या कॉमन। देखो 5 अगर लें तो 5 यहाँ तो आगे जाएगा नहीं भाग, और तो क्या 3 ले सकते हैं, 3 ले लेंगे तो 3 और यहाँ रख लिया, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब तो कुछ इसमें कॉमन है ही नहीं। अब क्या है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं 5, 9, 6 में, तो अब इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो सबको पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी कि 30 ये संख्या। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है हमारा 17 + 8 / 4 × 3, और हमारा नीचे है 18 + 4 / 2 × 5। मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया, शायद आपको स्क्रीन पर थोड़ा ब्लर दिख रहा हो। तो अब इसे क्या सिंपल करना है, हमें बॉड मास का नियम पता है सभी को कि BOD MAS होता है, ब्रैकेट
फिर ऑफ का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन करना है। तो पहले हम डिवीजन करेंगे, तो हमारा डिवीजन ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन। 4 दूनी 8 हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17 प्लस 6, और यहाँ नीचे क्या 18। इसी प्रकार 2 केस में देंगे तो 2 और 10 यानी 18 प्लस 10, और ये सब को ऐड कर देंगे। 17 और 6 हमारा कितना 23 होता है, और 18 10 28 होता है। यही क्या है हमारा आंसर 23/28। अगला क्वेश्चन हमारा DIC है। देखो इसमें क्या है कि निम्नलिखित आलेख 7 अलग अलग बैंकों द्वारा प्रत्येक में ऋण की धनराशि को दिखाता है और कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में दर्शाया, यानी प्रतिशत के रूप में, जैसे B1 से लेकर B7 तक पूछा है। त्रिज्यक खंड B2 द्वारा बनाए गए कोण कितना होगा। तो हम ये इनका अगर सम करते हैं तो 100% हो जाता है। तो 100% में कोण कितना बनेगा, मान लो हमारा ये है, ये अगर सेंटर होता है, अगर इसे पूरा करें तो 360 का ऊपर 180 हो जाता है और नीचे भी हमारा 180 डिग्री का बनता है। तो यानी पूरा कितना बन जाता है 360 डिग्री का। इस साइड आपको दिख नहीं रहा होगा 360 डिग्री का। तो हाँ, यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 360 डिग्री, और तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे 3.6 डिग्री। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, क्योंकि बताना B2 द्वारा बनाए गए कोण कितना होगा। अब B2 हमारा देखो, B2 ये ब्लैंक वाला है, यानी कि व्हाइट पेज वाला, यानी 17% है। B2 हमारा कितना है, B2 कितना है 17%। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, यानी 36.17। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट हटाते भी हैं तब नीचे 10, कोई बात नहीं, हटाओ रहने दो, सीधे करें। 7 छक्का हमारा 102 होता है, 10 कैरी हो गई हमारी, और 17 × 51 10 61, और 1 अंक बाद हमारा दशमलव था तो यहाँ लगा दिया। तो इतने डिग्री, यानी कि B2 द्वारा कितने डिग्री का त्रिज्य खंड होगा 61.2 डिग्री का एंगल होगा। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 4,50,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पूरा बताने को तो हम फॉर्मूले से बता सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हम पूरा परसेंटेज से बताएंगे। तो मान लेते हैं कि पहले साल 2 वर्षों का है, पहले 10% रेट है तो हमें 10% मिलेगा, दूसरी साल भी हमें 10% तो मिलेगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि में, इतना याद रखना। तो 10 का 10% हमारा कितना होता है 1 होता है। तो कुल मिला के पूरा कितना हो गया, तीनों मिला के कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा 2 सालों में, यानी कि 21% ब्याज मिल जाएगा। तो हम क्या करें, क्या बताना है 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीधे 4,50,000 का 21% निकाल लेते हैं। हमें याद रखना सीधे, एक तो डायरेक्ट कि अगर रेट 10% दी हो और चक्रवृद्धि पूछा हो 2 वर्षों का, तो उसका सीधा 21% होता है। तो हमें 4,50,000 का 21% निकालना है। ऐसे ही तो निकालेंगे सीधे। अब 21 का हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये तो 0 तो होगा। 21 पंचे हमारा कितना होता है 105, यानी कि 5 हमारी ये और 10 कैरी, और 21 का 84 और 10 94। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 94, 2 0 हैं ये, सॉरी। तो हमारा 94,500 रुपये क्या होगा ब्याज चक्रवृद्धि, यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 94,500 रुपये हमारा 2 साल में 10% रेट की दर से ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिषेक 3 मील पर आवर की चाल से पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 मील पर आवर की चाल से उतरता है। यदि इस 2 तरफा यात्रा में उसके द्वारा लिए गया कुल समय कितना है 10 घंटे है, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी। इस प्रकार का हम एक सवाल कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। को अब अभिषेक है, ये हमारी पहाड़ी हो गई। हम मान लेते हैं पहले क्या, वो 3 मील पर आवर की स्पीड से चढ़ता है और 5 मील पर आवर की स्पीड से उतरता है। तो हम अगर इनका कितना मान लें कि हमारी कितनी है पहाड़ी की हो जाएगी कितनी 15 है, तो 3 से चढ़ेगा तो कितना 3 × 5 = 15, 5 आवर लेगा, और 5 से चढ़ेगा तो 3, यानी कि 8 आवर्स लेगा।
कितना लेगा 8 आवर्स यानी 8 घंटे। क्योंकि 8 घंटे वो तो देखो 8 घंटे में कितनी दूरी करता है 15 मील। देखो 8 घंटे में कितना 15 मील चढ़ता है और उतरता है। देखो ये चढ़ने का टाइम कितना 5 घंटे है, उतरने का 3 घंटे, यानी टोटल कितने घंटे लगे 8 घंटे में 15 मील ही चढ़ भी लेता है उतर भी लेता है। लेकिन बोला है कि 10 घंटे समय लगता है, तो हम यहाँ से पहले पता कर लें कि 1 घंटे में कितना चढ़ता उतरता। तो 1 घंटे के लिए क्या करेंगे 15/8। चूंकि हमें 1 घंटा नहीं करना, हमें करना ये टोटल समय कितना लगा उसे 10 घंटा, तो हम 10 घंटे की वैल्यू पता कर लेंगे, यानी 10 घंटे। तो क्या हो जाएगा हमारा 18 नहीं, ये 18 नहीं सॉरी, ये 15/8 और इसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा 5 और ये 4 यानी 15 हमारा 75 और बटे 4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं 10 घंटे टोटल समय कितनी दूरी हमारा ये होगा 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, और हमारा 35 होगा तो 4×8 32 हो जाएगा, 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे 4×7 28 और 4×5 20 यानी 18.75 मील होगी दूरी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है 8 घंटे 15 है, तो इससे ज्यादा तो होगी ही दूरी। तो हमें क्या करना 1 की पता कर लेनी 1 घंटे से, फिर जितने के पूछे 10 घंटे में चढ़ता उतरता तो 10 से, 20 घंटे में तो 20 से, या 15 से, जो जितना दिया है आप उतने से मल्टीप्लाई कर लो, 1 की पहले निकाल लो, बस ये है आपका मेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संगठन में 2 कर्मचारियों ए और बी का कुल वेतन 40,000 था। ए के वेतन में 9% तथा बी के वेतन में 11% की वृद्धि करने के बाद ए और बी का कुल वेतन 44,100 हो जाता है। तो ए का आरंभिक वेतन बताना है। देखो ए और बी का कुल वेतन, दोनों का संयुक्त वेतन दिया है, तो हम क्या करें ए और बी का कुल वेतन कितना दिया है 40,000 राइट कर ले। लेकिन चूंकि कहा गया कि ए के वेतन में कितने 9% की वृद्धि की है और बी के वेतन में कितनी 11% की वृद्धि की है, तो इस प्रकार अगर ओवरऑल में हमने बता दिया कि कितनी वृद्धि हो जाती है 44,100 रुपये, यानी टोटल वृद्धि कितनी होती है 4100 रुपये की वृद्धि होती है। अब चूंकि हमें तो पता नहीं कि ये बस परसेंटेज बता दिया कि ए के वेतन में 9% की वृद्धि होती है और बी के वेतन में 11% की, और टोटल बता दी कि टोटल वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो गया यानी 44,100। हम अगर इस प्रकार हम देखें तो यानी 4100 रुपये की क्या हो गई वृद्धि हो गई। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 9% रहेगा और हमारा इसे 11 क्या लिखना है 9% प्लस 2%। अगर हम क्या करें 9% ए और बी, देखो अब तो हम अगर इस हिसाब से कहें ये दोनों सेम ही हो गए, तो 9% पूरे का 9% बढ़ा दें तो देख लेते हैं कितना होगा, और ये 2% एक्स्ट्रा जितना बचेगा वो 2% की वजह से ही तो होगा। तो हम क्या करें 40,000 का 9% देख लेते हैं कितना होता है। 2 0 हमारा ये 2 9 चौक 36 यानी कि 360। हाँ ये 2 ये 40,000 1 0 नहीं लिखा हूँ, ये आप ऐसे कर लीजिए 40,000 और ये यानी 3600। तो 40,000 का 9% कितना हो जाएगा 3600 9%। अब ये देखो कितना अधिक है इससे 3600 500 अधिक है, 500 क्या है अधिक है। अब ये किसकी वजह से ये एक्स्ट्रा जो बी का जो 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है 9% तो इसका ए का बढ़ा ही है और बी का 2% एक्स्ट्रा है इससे। तो अगर 9% ही बढ़ाते दोनों का तो सिर्फ 3600 बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि 3600 नहीं बढ़ा है हमारा 4100 रुपये। तो कितना अधिक बढ़ा यानी 500 रुपये। इस 500 रुपये किस वजह से इस 2% की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2% की वैल्यू, ये देखो बी 2% किसका याद रखना बी का है, तो 2% की वैल्यू हमारी 500, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लें यानी 250 रुपये। तो हमारा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या 25,000 रुपये। तो ये किसका वेतन है याद रखना बी का, ये क्या बी की सैलरी है, क्योंकि बी का तो ये एक्स्ट्रा 2% बढ़ा है। अगर टोटल वेतन कितना था 40,000 था, जब बी के हमारे 25,000 हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि ए की कितनी होगी 15,000। और वही पूछा है क्वेश्चन में ए का आरंभिक वेतन 15,000, बी के आरंभिक कितने 15, ये आंसर। बस आपको याद रखना ये गैप देख लेना कि 9% में ही बात करते हैं, तो 9% इसका 9% इसका दोनों को बराबर बढ़ा है हमने। देखो 36% हो गया 36% तो, लेकिन नहीं 36 नहीं हो गया, नहीं
मतलब इसका 9% निकालते हैं तो 3600 हो गया, जो कि 4100 रुपये टोटल बढ़ा था। अगर हम 3600 बढ़ता और 4100 टोटल गैप कितना है, 500 का है। अब 500 वो किस वजह से है, वो सिर्फ इस 2% एक्स्ट्रा की वजह से है 500। तो वो और ये 2% किसका है, बी का है, इतना याद रखना कौन किसका है। तो 2% की वैल्यू 500 है, तो 100% की वैल्यू 25,000 है। यानी कि हमें याद रखना कि बी की सैलरी हमारी कितनी होगी, 2500, और हमारा आरंभिक सैलरी दोनों की मिलाकर थी 40,000 रुपये। तो हमारी ए की सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कितनी होगी, 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के इस प्रकार समरूप हैं कि बीसी 3 और ईएफ 4 सेमी है। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीईएफ का क्षेत्रफल पूछा है। देखो एक त्रिभुज हमारा क्या दिया है, ये एबीसी ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या दिया है, डीईएफ डी ई एफ। इनकी एक एक साइड दी है बेस वाली। बीसी कितनी दी है, 3 दी है, और ईएफ ये कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। अब चूंकि देखो ए का क्षेत्रफल दिया है 54, यानी इसका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज एबीसी वाला, त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना दिया है, 54, और पूछा क्या है, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया पूछा है। अब हमें पता अगर त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी संगत भुजा स्क्वायर, यानी उनका क्या करें, इनके रेशियो का, यानी कि बीसी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एरिया बीसी है इसका, यानी पहले वाले का, यानी त्रिभुज ए बी सी का एरिया और डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ का एरिया। अब देखो बीसी तो कितनी दी है हमारी, 3, तो ये हमारे 9 हो जाएगी, और ई एफ 4, ये 16 हो जाएगी, और एबीसी का दिया है हमारा ये कितना, 54, और हमें त्रिभुज डी और ई एफ पता करना है। तो हम 9 1 कम 9, ये 6 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। और ये अगर इस साइड आ जाता है तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, त्रिभुज डी ई एफ बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, इस साइड ये इस साइड आएगा और ये इस साइड, तो यानी कि 16 गुणे 6, 16 छक्का कितना होता है, 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना किसका हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का। आप सीधे निकाल सकते थे। इसका कितना दिया, 54 दिया है, हाँ एबीसी का, इसका पूछा है। तो देखो इनका स्क्वायर, इसका 54, और तो ये हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और इसका 4 का 16 हो जाएगा। और बस आप इसमें रख दीजिएगा, कोई भी वजह दी थी, अगर ये दी होता तो इसके बटे ये भी होता, ये दी होती, ये तो ये, बस संगत भुजा होनी चाहिए, इतना याद रखना है। और उनका अगर भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो उसका एरिया निकल आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित एक निश्चित धनराशि 11 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होने पर यह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का और क्या दुगनी की बात की है, यानी कि हम मान लें अगर 1 है तो वो 2 हो जाती है, कितने में, 11 वर्ष में 2 हो जाती है। अब चूंकि पूछा 4 गुना, देखो हमें डबल होने में कितना समय लगता है, 11 वर्ष, तो डबल, इसका डबल करेंगे कितना होगा, 4, तो फिर भी 11 ईयर लगेंगे। अगर इसका डबल करते तब भी 11 ईयर लगेंगे, भले ही चक्रवृद्धि है तो, लेकिन है तो 11 वर्ष के एक टाइम पीरियड का एक पूरा स्लॉट है ना, 11 वर्ष का। तो 11 वर्ष में वो क्या, उसका ऐसा इस प्रकार रेट दी है कि वो 11 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 1 मान लिया अगर हमने, तो वो 2 हो जाती है, कितने में, 11 वर्ष में, 2 का 4 हो जाती है, कितने में, फिर अगले 11 वर्ष में हो जाएगा, 2 का 4। तो पूछा है कि कितने वर्षों में वो स्वयं की दुगनी, तो 1 का 4 कितने वर्षों में हो जाएगी, 1 का 4 यानी 11 11 22 वर्षों में। तो हम कह सकते हैं कि स्वयं की वो 1 का 4 कितने वर्षों में हो जाएगी, 22 ईयर्स में। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल हमारे इस MTS 10 डेज की सीरीज का दिया है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, P बराबर
टू की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 8। मैं लिख लेता हूँ। p बराबर दिया है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 8 और दिया है q बराबर क्या दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर k। और देखो यदि p और q का महत्तम समाप्त करता है यानी कि HCF ऑफ p एंड q कितना दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखो आप इतना तो जानते हैं एचसीएफ का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले हम देखो ये क्या है 2 की पावर में दी है और 3 की पावर में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले हम 2 वाला उठाएं तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कितना है हाईएस्ट 2 की पावर 5 है लेकिन कॉमन होनी चाहिए। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 की पावर ही 3 तो मैक्सिमम ले सकते हैं जो सबसे छोटी है 2 की पावर, क्योंकि ये 2 की पावर 3 इसमें भी है तो हमारा एक तो ये हो गया 2 वाली बात। तो अब 3 में हम क्या ले सकते थे 3 तो हमारे इसमें क्या है p में 3 की पावर 8 है और इसमें 3 की पावर क्या k है। लेकिन यहाँ तो बता दिया कि 3 की पावर कितनी है 3 कि यानी मैक्सिमम कितना लिया 3 की पावर 3 ही ली। तो 3 तो इसमें समाहित है ही तभी तो इसका कॉमन। तो हम यहाँ से सीधे नहीं बता दें कि यहाँ नीचे क्या होगी 3 की पावर कितनी होगी यानी 3 है तो k की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। कम से कम 3 तो होगी 4 हो सकती है 4 होती तो इसका यहाँ 4 आ जाता क्योंकि यहाँ है 8 है क्योंकि अगर 8 तक ऐसे ऐसे बढ़ जाती लेकिन k की। लेकिन यहाँ हमने क्या एचसीएफ बता दिया 3 की पावर 3 है तो हम यहाँ सिर्फ k की वैल्यू सिर्फ 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट जो पूछी है कि k का मान कितना होगा तो k बराबर हम मैक्सिमम 3 ले सकते हैं अगर हमारा एचसीएफ p और q का 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 दिया है। तो ये हमारा k बराबर 3 हो गया यानी कि यही हमारा आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। इसी प्रकार देखते रहिएगा। अगले पेपर हमारा एमटीएस का आने वाला है तो आप इसी प्रकार ये फर्स्ट रिवीजन यानी क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप 10-15 क्वेश्चन डेली डे 1 10 डे तक। तो हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस द्वारा जो फ्रिक्वेंटली अभी पूछे गए हैं फिलहाल के अभी एग्जामों में वही है, उनका पैटर्न टीसीएस के आधार पर ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है इन्हीं के आधार पर। तो थैंक यू दोस्तों।